अभी हम लोग फोटोसिंथेसिस में सिर्फ एक्सपेरिमेंटल स्टडी कर रहे हैं, जो हमने आपको डेफिनेशन बताई थी उसी के बेस पर उसके रिएक्टेंट क्या हैं, उसके प्रोडक्ट क्या हैं, उन रिएक्टेंट्स को, प्रोडक्ट्स को हम एक्सपेरिमेंटल प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है, तो जो जो साइंटिस्टों ने एक्सपेरिमेंट किए हैं उन एक्सपेरिमेंट्स की हम स्टेप बाय स्टेप इंफॉर्मेशन गेन कर रहे हैं, यानी स्टडी कर रहे हैं। तो आइए आज हम बात करेंगे जोसेफ प्रिस्टले एक्सपेरिमेंट। ठीक है, देखो क्या किया था इन्होंने। इनका जो एक्सपेरिमेंट था जोसेफ प्रिस्टले का, इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट था वो 1770 में, ठीक है ना, इन 1770, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इन 1770 में इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है ना, जोसेफ प्रिस्टले स्टार्टेड, ठीक है, इन 1770 प्रिस्टले स्टार्टेड सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट। कोई एक एक्सपेरिमेंट नहीं, कई सारे किए थे, सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। मतलब इन्होंने कोई एक एक्सपेरिमेंट नहीं किया, बार बार एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट रिपीट करते रह गए, जब तक इन्हें कुछ फाइनल रिजल्ट नहीं मिल गया तब तक ये करते ही गए। तो ये शुरू किया था 1770 में, लेकिन 4 साल के बाद इन 1774 इन्होंने गैस की डिस्कवरी की। इन 1774 ऑक्सीजन गैस O2, ऑक्सीजन गैस डिस्कवर्ड, ऑक्सीजन गैस डिस्कवर्ड। ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन गैस की डिस्कवरी की 1770 में शुरू किया था, 1774 में एक नई गैस की डिस्कवरी की इन्होंने, O2। अब इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या लिया था उसके बारे में बात करेंगे और क्या जाना था इन्होंने। देखिए इन्होंने क्या बताया था, इनका कंक्लूजन मैं पहले ही बता देता हूं क्या बताया था इन्होंने, बाद फिर बताऊंगा। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में यह बताया कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो एयर को रिस्टोर करते हैं, मतलब एयर को प्यूरिफाई करते हैं, और जो हमारे एनिमल्स हैं जो ब्रीदिंग करते हैं, यानी ब्रीदिंग एनिमल्स हैं, और जो हमारी कैंडल है, बर्निंग कैंडल है, या कहीं भी आग जलती है, वो एयर को रिमूव करता है। मतलब क्या है, CO2 प्रोड्यूस करता है, एटमॉस्फेयर कंपोजिशन में CO2 ऐड करता है, और है ना, ब्रीदिंग एनिमल और बर्निंग कैंडल ये दोनों CO2 ऐड करते हैं एटमॉस्फेयर में, और ग्रीन प्लांट्स एटमॉस्फेयर से O2 एटमॉस्फेयर, देखिए वो CO2 ऐड कर रहा है, और ग्रीन प्लांट्स CO2 लेता है और O2 ऐड करता है। इस तरीके दोनों का बैलेंस चलता है। जब ये दोनों बैलेंस में रहते हैं तभी सिस्टम सरवाइव करता है, अदरवाइज डिसबैलेंस होने पर जो हमारा सिस्टम है, लाइफ सिस्टम है, वो डिसबैलेंस होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने सबसे पहले अपने एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या बताया, ध्यान दीजिएगा, क्या बताया, बर्निंग कैंडल, बर्निंग कैंडल, ये इनके एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन है। बर्निंग कैंडल एंड ब्रीदिंग एनिमल्स, बर्निंग कैंडल एंड ब्रीदिंग एनिमल्स removes the air and उसके बाद ग्रीन प्लांट्स restore the air। ये इनका कंक्लूजन था पूरे एक्सपेरिमेंट का। कैसे किया एक्सपेरिमेंट बाद में समझाता हूं। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं ये रिमूव एयर, रिस्टोर एयर का मतलब क्या है, यानी ये कह रहा है कि जो बर्निंग कैंडल है, बर्निंग कैंडल है या कैंडल है, एंड ब्रीदिंग एनिमल्स जो हमारे हैं, ब्रीदिंग एनिमल्स एंड ब्रीदिंग एनिमल्स, ध्यान दीजिएगा क्या बताया गया, बर्निंग कैंडल, ब्रीदिंग एनिमल्स प्रोड्यूस CO2। क्या बनाएंगे ये, प्रोड्यूस CO2, ये CO2 बनाते हैं एंड रिलीज्ड इनटू एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, एंड रिलीज्ड इनटू एटमॉस्फेयर। ठीक है ना, क्या बताया कि बर्निंग कैंडल है, जलती हुई कैंडल है, और जो एनिमल ब्रीदिंग कर रहा है वो दोनों CO2 बना रहे हैं। वो CO2 एटमॉस्फेयर में छोड़ रहे हैं,
और उसके बदले में एंड इन टर्न और ये क्या लेते हैं, और इसके बदले में एंड इन टर्न टेक O2 फ्रॉम एटमॉस्फियर, और एटमॉस्फियर से ये O2 लेते हैं। बोलो इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर है ना? यानी बर्निंग कैंडल, ब्रीदिंग एनिमल CO2 बनाते हैं, एटमॉस्फेयर को देते हैं, और उसके बदले में एटमॉस्फेयर से क्या लेते हैं? O2 लेते हैं। अब ये O2 कौन देता है? आइए अगला पॉइंट यही बताया उन्होंने कि जो ग्रीन प्लांट्स फॉर्म O2 बाई फोटोसिंथेसिस एंड रिलीज्ड into एटमॉस्फियर। यानी जो ग्रीन प्लांट्स हैं बेटा, वो O2 बनाते हैं, बट कौन सी प्रोसेस में? फोटोसिंथेटिक प्रोसेस में। और कहां छोड़ते हैं? एटमॉस्फियर में छोड़ देते हैं। और उसके बदले में उसी की तरह इन टर्न टेक CO2, ध्यान दीजिएगा, टेक CO2 फ्रॉम एटमॉस्फियर, और ये CO2 लेते हैं एटमॉस्फियर से। जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो हमारे CO2 ले रहे हैं और O2 छोड़ रहे हैं, है ना? जो हमारे बर्निंग कैंडल है, ब्रीदिंग एनिमल है, वो O2 ले रहे हैं रेस्पिरेशन में, CO2 छोड़ रहे हैं एटमॉस्फियर में। बोलो इतनी बात समझ में आई? क्लियर? कोई दिक्कत? इसी एक्सपेरिमेंट को उन्होंने एक्सपेरिमेंटल स्टडी किया हुआ है। आइए देखते हैं कैसे, क्या क्या लिया था उन्होंने। देखिए सबसे पहले इन्होंने क्या लिया, ध्यान दीजिए, एक बर्निंग कैंडल लिया, ठीक है ना? एक कैंडल लिया, उसको बर्न किया, कैंडल को बर्न किया। तो कुछ इस तरीके से एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान दीजिए। इस तरीके से मान लीजिए कैंडल है, जब ये बर्न करेगी तो इस तरीके से बर्निंग कैंडल हो गई। ओके, नो प्रॉब्लम। ये क्या हो गई? बर्निंग कैंडल हो गई। अब इस बर्निंग कैंडल को क्या कर दिया उसने? कवर कर दिया था ग्लास जार से। इस बर्निंग कैंडल को क्या कर दिया? कवर कर दिया। पहले क्या? कैंडल को बर्न किया, बर्निंग कैंडल हो गई। अब दूसरा क्या लिया उन्होंने? ग्लास जार लिया। सेकंड क्या लिया? ग्लास जार लिया, है ना? एंड कवर्ड बर्निंग कैंडल, जैसे ही बर्निंग कैंडल को कवर किया तो कैंडल क्या हो गई? कैंडल एक्सटिंग्विश्ड, मतलब क्या हुआ? बर्निंग कैंडल बुझ गई। अब उसने बर्न करना बंद कर दिया। कैसे? देखिए डायग्राम ध्यान दीजिए। जैसे उसने क्या लिया था? सबसे पहले एक बर्निंग कैंडल लिया था, इस तरीके से कैंडल को बर्न किया था, है ना? इस तरीके से कैंडल बर्न हो रही थी। अब उसने क्या किया? दूसरा एक जार लिया, इस तरीके से, ये ग्लास जार है मान लीजिए, ये क्या है? ग्लास जार है। अब इसको इसके ऊपर कवर कर दिया। अब इसको कवर करना है। जब कवर किया तो कुछ डायग्राम इस तरीके से हो जाएगा हमारा, ध्यान दीजिए, इस तरीके से हो जाएगा। ये बर्निंग कैंडल है और इस तरीके से इसका ये जार बन गया। बोलो, बन गया ना? जार बन गया। उसके बाद क्या होगा? अभी ये बर्न हो रही है। जब ये बर्न हो रही है कोई बात नहीं, लेकिन जैसे ही आप कवर करोगे उसके बाद क्या हो जाएगी? स्टॉप, बंद हो गई, बुझ गई। आई बात समझ में? इस तरीके से ये बुझ जाएगी। अब ये क्या हो गई? जो बर्निंग कैंडल थी वो एक्सटिंग्विश्ड हो गई। क्या हो गई यहां पर? बर्निंग कैंडल बुझ गई, एक्सटिंग्विश्ड, ध्यान रखना, एक्सटिंग्विश्ड। ओके, ये पहला इनका एक्सपेरिमेंट था। सबसे पहले इन्होंने कैंडल लिया, उसको बर्न किया, फिर ग्लास जार उसके ऊपर कवर कर दिया, देखा कि कैंडल बुझ गई। ओके, फिर उसके बाद अगला देखिए क्या हुआ। ये पहला स्टेप था उनका एक एक्सपेरिमेंट का, ठीक है ना? उनके एक्सपेरिमेंट का ये
फर्स्ट स्टेप था, ठीक है, पहला स्टेप। अब सेकेंड स्टेप में क्या किया, ध्यान दीजिए, इन्होंने सेकेंड स्टेप में क्या लिया, अब इन्होंने एक माउस लिया, माउस, ठीक है ना। वैसे देखिए इस तरीके से ड्रा करने की कोशिश करता हूं, पहले लिख देता हूं मैं, माउस लिया इन्होंने। अब माउस को भी ग्लास जार से कवर किया, ग्लास जार से कवर किया। अब जो माउस को जब कवर किया तो माउस हमारा अनकॉन्शियस हो गया, अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस हो गया। कुछ बुकों ने लिखा है कि डाइड हो गया, मर गया, ठीक है ना, अनकॉन्शियस। कारण क्या था, उसे ऑक्सीजन नहीं मिली, गैस नहीं मिली, ऑक्सीजन नहीं मिली, तो थोड़ा सा वो वीकनेस फील करने लगा और बेहोश कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो अनकॉन्शियस या कुछ बुकों ने डाइड लिख दिया कि मर गया, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं, देखो बन जाए तो, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इस तरीके से हम एक माउस बनाते हैं, ऐसे ही अपनी तरीके से, है ना, इस तरीके, ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से समझ सकते हैं थोड़ा सा, ध्यान दीजिएगा, है ना, इस तरीके से ऐसे मान लीजिए माउस है, ठीक। अब इस माउस को हमें कवर करना है, ठीक है ना, ये हमारा एक माउस है, इस माउस को हमें कवर करना है ग्लास जार से, ठीक है ना। अब यही माउस जब ग्लास जार से कवर कर देंगे, ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से ग्लास जार से कवर कर दिया गया, ठीक। तो अब यह माउस जो अभी देखो यहां लाइव है, जीवित है, लाइव माउस है, ठीक है ना, कॉन्शियस है, ओके, समझ सकते हैं आप लोग, ठीक है। अब यहां पर मैं सीधा लिख देता हूं, अनकॉन्शियस हो जाएगा माउस। अब कैसे बनाएंगे पता नहीं, इस तरीके से बना देते हैं, ऐसे मान लीजिए, ऐसे लुढ़क गया बेचारा, ठीक है, ऐसे जो भी है समझो आप इसको, ठीक है ना, इस तरीके से माउस बेचारा लुढ़क गया, यानी कहने का मतलब कहेंगे माउस डाइड, माउस डाइड, ये देखा इन्होंने, ठीक है ना। तो ये माउस लाइव है, वो माउस डाइड हो गया, कैसे डाइड हो गया, क्या कारण हो गया, बाद में देखेंगे, एक्सपेरिमेंट अभी देख रहे हैं। अगला स्टेप क्या है, ध्यान दो इधर, अगला स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप में इन्होंने क्या किया, उस बात को ध्यान दो। थर्ड स्टेप में इन्होंने एक ऐसा सिस्टम लिया, उसमें बर्निंग कैंडल भी लिया, बर्निंग कैंडल भी लिया, माउस भी लिया, एंड एक ग्रीन प्लांट, ग्रीन प्लांट, ट्विग, ट्विग का मतलब था थिन ब्रांच, वो प्लांट था मिंट, मिंट की ट्विग ली, तीनों के एक सिस्टम में बंद कर दिया और इनको क्या कर दिया, कवर्ड कर दिया, कवर्ड विद ग्लास जार, कवर्ड विद ग्लास जार, कवर कर दिया। अब यहां सिस्टम सरवाइव कर गया, पूरा का पूरा सिस्टम। अब डायग्राम दोबारा नहीं बनाएंगे, सिस्टम सरवाइव कर गया, मतलब कैंडल कंटिन्यू बर्न, माउस कंटिन्यू लाइव और प्लांट कोई दिक्कत ही नहीं था, प्लांट भी सरवाइव कर रहा, पूरा का पूरा सिस्टम सरवाइव कर रहा। आप सरप्राइज हो गए, क्या हो गया इसमें, क्या देखा इन्होंने, यहां देखा कि कैंडल कंटिन्यू बर्न, बुझ नहीं रही है, बगैर बुझे कंटिन्यू बर्न कर रही है, माउस कंटिन्यू एलाइव, कंटिन्यू जीवित है, एंड जो कैंडल है वो कंटिन्यू बर्न हो रहा है, माउस कंटिन्यू एलाइव है, एंड प्लांट जो हमारा है, जो प्लांट है वो भी सरवाइव कर रहा है, प्लांट आल्सो एलाइव, वो भी एलाइव है, नो प्रॉब्लम। तो पूरा सिस्टम क्या कर गया, बैलेंस्ड हो गया, सिस्टम बैलेंस्ड। तब ऐसा क्यों हुआ, इस चीज को एक्सप्लेन किया है प्रिस्टले जी ने, और अपना एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन भी दिया उन्होंने। उनका कंक्लूजन यही है क्या, कि ऐसा क्यों हुआ, उसका कंक्लूजन क्या मिला, उसका कंक्लूजन है कि जो हमारे बर्निंग कैंडल थी, ब्रीदिंग एनिमल था, ये एयर को वहां से रिमूव कर रहा था, और जो हमारे प्लांट हैं, ग्रीन प्लांट्स हैं, ये एयर को वहां रिलीज कर रहे हैं, रिस्टोर कर रहे हैं, इस तरीके से एक रिमूव कर रहा है, बैलेंस हो गया सिस्टम, सिस्टम सरवाइव कर गया। वही कहने मतलब था, ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स यानी मिंट ट्विग, उनके अकॉर्डिंग
मिंट ट्विग, रिस्टोर एयर, एयर का मतलब यहां से O2 से है, रिस्टोर एयर, एंड बर्निंग कैंडल, ब्रीदिंग एनिमल, ब्रीदिंग एनिमल, रिमूव एयर, रिमूव एयर। और यहां एयर का मतलब फिर वही है कि जो हमारे बर्निंग कैंडल है, ब्रीदिंग, वो O2 ले रहे हैं और प्लांट O2 दे रहा है, सिस्टम बैलेंस है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। तो ये था हमारा जोसेफ प्रिस्टले का एक्सपेरिमेंट। बोलो इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर? कोई दिक्कत? इसके बाद एक अगला एक्सपेरिमेंट है हमारा। इस एक्सपेरिमेंट के बाद एक अगला नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है जो हमारा है जैन इंगेनहाउस का एक्सपेरिमेंट। किसका है बेटा? जैन इंगेनहाउस। ध्यान दीजिएगा, जैन, आइगेन या इंगेन जो पढ़ते हैं, इंगेन हाउस, HOUS Z एक्सपेरिमेंट। इनका कोई अलग से एक्सपेरिमेंट नहीं है। इन्होंने जो प्रिस्टले का सेटअप था, वही माउस वाला, बर्निंग कैंडल वाला, वही ब्रांच ट्विग वाला, उसी पूरे सेटअप को लिया, वही पूरा का पूरा सिस्टम लिया, सेटअप लिया, और उस सेटअप को एक बार लाइट की प्रेजेंस में रखा और एक बार लाइट की एब्सेंस में रखा। ठीक है? तो उन्होंने बताया कि भैया जब लाइट की प्रेजेंस में रखते हैं तभी सिस्टम सरवाइव करता है, और लाइट की प्रेजेंस में नहीं रखते, लाइट की एब्सेंस में रखा तो सिस्टम सरवाइव नहीं करता है, कैंडल बुझ जाती है। नहीं, ऐसा क्यों? उन्होंने कहा इसलिए सरवाइव कराना है तो लाइट देना जरूरी है। मतलब इनके एक्सपेरिमेंट के द्वारा यह प्रूफ हुआ कि लाइट इज इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। समझ में आया? आइए, तो इनके एक्सपेरिमेंट में क्या था, ध्यान दीजिएगा। जो इंगेनहाउस थे, इन्होंने क्या किया था? इंगेनहाउस, ठीक है ना, टेक कंप्लीट सेटअप, टेक कंप्लीट सेटअप, किसका बेटा? कंप्लीट सेटअप ऑफ प्रिस्टले, कंप्लीट सेटअप ऑफ प्रिस्टले, पूरा का पूरा सेटअप प्रिस्टले का लिया था इन्होंने। एंड उसके बाद क्या हुआ? वंस प्लेस्ड इन लाइट, once placed in light and once placed in dark, placed in dark, समझिए, ठीक है ना? क्या बताया इन्होंने? जैन इंगेनहाउस का जो एक्सपेरिमेंट है, उन्होंने पूरा का पूरा सेटअप जो प्रिस्टले ने तैयार किया था, उसी सेटअप को कॉपी किया और उस सेटअप को एक बार लाइट की प्रेजेंस में रखा और एक बार डार्क में रखा, मतलब एब्सेंस ऑफ लाइट में रखा। तब उन्होंने पाया कि जो सिस्टम हमारा कंटिन्यूस सरवाइव करता है वो लाइट की प्रेजेंस में और लाइट की एब्सेंस में नहीं। ओके, वंस प्लेस्ड इन लाइट एंड वंस प्लेस्ड इन डार्क, देन फाइंड, क्या पाया इन्होंने? ध्यान दीजिएगा, देन फाइंड दैट, क्या पाया? देन फाइंड दैट सिस्टम सर्वाइव्स, मतलब क्या हुआ? सिस्टम सर्वाइव्स इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट ओनली। इसका मतलब क्या हुआ? मीन्स इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, मीन्स इन प्रेजेंस, प्लस एनसी को प्रेजेंस पढ़ते बेटा, प्लस एनसी लिखा है मैंने तो प्रेजेंस, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट मीन्स इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ग्रीन प्लांट्स डन फोटोसिंथेसिस, डन photosynthesis and produce O2 and produce O2 which available, जो अवेलेबल है, which available for
burning of candle and respiration for breathing animals and respiration for breathing animal, respiration for breathing animals। ध्यान दीजिए, बोलो इतनी बात समझ में आई। बट इन एब्सेंस ऑफ लाइट, बट इन एब्सेंस, माइनस एनसी को एब्सेंस पढ़ते हैं। बट इन एब्सेंस, ये क्या था, प्रेजेंस। बट इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट प्लांट्स डू नॉट डन फोटोस, डू नॉट, ठीक है ना, प्लांट्स डू नॉट डन photosynthesis, do not done photosynthesis, plants do not done photosynthesis and no production of O2, and no production of O2, and no production of O2, no production of O2 takes place। बोलो इतनी बात समझ में आ गई? समझिए दोबारा, कंक्लूजन क्या निकला? देखो क्या कह रहा है कि जो जॉन इंगेनहाउस है हमारे साइंटिस्ट जी, इन्होंने क्या किया था, देखो बेटा, इन्होंने पूरे के पूरे सेटअप को, सेटअप लिया किसका, प्रिस्टले जी का कंप्लीट सेटअप लिया था। उस सेटअप को वंस प्लेस किया लाइट में, वंस प्लेस किया डार्क में। एक बार लाइट दिया उस सिस्टम को, एक बार लाइट नहीं दिया उस सिस्टम को, ऐसा कह सकते हैं। जब लाइट में रखा तो उन्होंने देखा कि सिस्टम सरवाइव कर रहा है, मतलब केवल और केवल लाइट की प्रेजेंस में O2 बन रही है, लाइट नहीं है तो नहीं बन रही है। मींस प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और O2 बनाते हैं। बट वही प्लांट जब डार्क में होता है, लाइट नहीं होती है, इन एब्सेंस ऑफ लाइट होते हैं, तो फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, डू नॉट डन फोटोसिंथेसिस एंड नो प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन O2। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस और नो? ओके, चलिए अब आगे हम बात करेंगे कि भैया जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया है, उस एक्सपेरिमेंट से कंक्लूजन क्या निकाला, उस एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन क्या मिला हमको। इस एक्सपेरिमेंट से एक चीज का कंक्लूजन मिला, क्या, कि लाइट की प्रेजेंस में O2 बन रही है, लाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस हो रही है, लाइट नहीं दे रहे हैं तो O2 नहीं बन रही है, मतलब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही। तो लाइट है तो फोटोसिंथेसिस है, लाइट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं है। इसका मतलब क्या, लाइट इज इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। इस एक्सपेरिमेंट से पता चल गया लाइट इज इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। लाइट इज इसेंशियल, ध्यान रखना, लाइट इज इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। बोलो आया ना समझ में? यहां तक ये था हमारा एक्सपेरिमेंट जोसेफ प्रिस्टले का। इसके बाद इसी सीरीज में उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट कर डाला। एक एक्वेटिक प्लांट था, सबमर्ज्ड एक्वेटिक प्लांट, हाइड्रिला, है ना, कुछ बुकों में नाम दिया गया, कुछ में नहीं दिया गया, ठीक है ना। सबमर्ज्ड प्लांट है, क्या होता, पानी में डूबा हुआ प्लांट, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एक नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने, ठीक है, एक और एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने, इंगेनहाउस का एक्सपेरिमेंट है। एन अदर एक्सपेरिमेंट, एन अदर एक्सपेरिमेंट ऑन सबमर्ज्ड, सबमर्ज्ड का मतलब पानी में डूबा हुआ पूरी तरीके से, सबमर्ज्ड एक्वेटिक प्लांट, सबमर्ज्ड एक्वेटिक प्लांट, और जिसका नाम है हाइड्रिला। ये पूरी प्लांट बॉडी इसकी पानी के अंदर रहती है ना। अनदर एक्सपेरिमेंट ऑन है, ऑफ में, अनदर एक्सपेरिमेंट ऑन सबमर्ज्ड एक्वेटिक प्लांट हाइड्रिला, डन बाय वही कौन, इंगेनहाउस, नो प्रॉब्लम। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, क्या किया इन्होंने, देखो, ये पानी में डूबा हुआ प्लांट था, इसी प्लांट को एक बार लाइट की प्रेजेंस में रखा, एक बार लाइट की एब्सेंस में रखा।
मतलब कह सकते हैं कि एक ग्लास जार लिया, पानी भर दिया, उसके अंदर हाइड्रा प्लांट रख दिया, रखने के बाद उसके ऊपर एक बार लाइट दी और एक बार लाइट नहीं दी। जब लाइट डाली उसके ऊपर, लाइट मिली उसको, तो उससे बबल बनते हैं, एयर बबल बनते हैं, बन करके पानी से नीचे से बन करके ऊपर आते हैं। और जैसे लाइट देना बंद कर देते हैं, एयर बबल बनना बंद हो जाते हैं। तो यहां से और कंफर्म हो गया कि लाइट है तो एयर बबल बन रहा है, लाइट नहीं है एयर बबल नहीं बन रहा है। उन्होंने ये भी बता दिया कि जो एयर बबल है ना, ये ऑक्सीजन गैस के हैं। ये किसके हैं? ऑक्सीजन गैस के हैं। यानी उन्होंने क्लियर कर दिया कि ऑक्सीजन गैस ही है जो फोटोसिंथेसिस में बनती है। और ये बनती कब है? ओनली एंड ओनली इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। लाइट नहीं है तो नहीं बनेगी। बोलो, बात समझ में आ गई? क्लियर? ओके, आइए बात करते हैं क्या किया इन्होंने। देखो इसमें क्या किया था इन्होंने इन दिस एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। वंस plant placed in light and once placed in dark and once placed in dark, क्या बताया कि एक बार इस प्लांट को हमें लाइट में रखा उन्होंने और एक बार उन्होंने डार्क में रखा, ठीक है ना। इन लाइट, in light plant produce air bubble, क्या बनाता है? एयर बबल बनाता है। प्लांट प्रोड्यूस एयर बबल एंड इन एब्सेंस ऑफ लाइट, एंड इन एब्सेंस ऑफ लाइट नो बबल फॉर्मेशन, नो बबल फॉर्मेशन, नहीं बनते। आई बात समझ में? अब ये जो बबल्स हैं ये किसके हैं? ये बताया उन्होंने। दीज बबल्स आर, दीज एयर बबल्स, दीज एयर बबल्स आर ऑफ ऑक्सीजन गैस। किसके हैं? ऑक्सीजन गैस के हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मीन्स प्लांट प्रोड्यूस, प्लांट प्रोड्यूस, ध्यान दीजिएगा, प्लांट प्रोड्यूस O2 ओनली इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, light and not in absence of light, and not in absence of light। ये था इंगेन हाउस का एक्सपेरिमेंट। इन्होंने ध्यान दीजिएगा लाइट का इंपॉर्टेंस बता दिया फोटोसिंथेसिस के लिए। क्या बताया कि अगर प्लांट में फोटोसिंथेसिस होनी है, प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं तो केवल और केवल लाइट की प्रेजेंस में, लाइट चाहिए ही चाहिए। लाइट नहीं दोगे तो प्लांट भोजन नहीं बनाएंगे, ध्यान रखना। फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे, O2 नहीं बनेगी। ओके, अगर लाइट दोगे तो O2 बनेगी, लाइट नहीं दोगे तो O2 नहीं बनेगी। इतनी बात समझ में आ गई। तो इंपॉर्टेंस ऑफ लाइट एंड प्रोडक्शन ऑफ O2 इन फोटोसिंथेसिस, ये दोनों चीजें इन्होंने यहां पर अपने एक्सपेरिमेंट में एक्सप्लेन की। बोलो, इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद एक और साइंटिस्ट हैं, जूलियस वॉन सैक। उन्होंने ऐसे ही थ्योरेटिकली बताया है कि जो हमारे प्लांट्स हैं इनमें फोटोसिंथेसिस होती है। जब ये ग्रोथ करते हैं, जब ये ग्रोथ करते हैं तो इनमें फूड बनता है। उन्हें ये नहीं बताया कि फोटोसिंथेसिस, बोला ग्रोथ करते हैं, मतलब वही है उनका। जब ये ग्रोथ करते हैं तो इनमें भोजन बनता है, फूड बनता है। जो फूड बनता है वो ग्लूकोज के फॉर्म में बनता है, लेकिन जब वो फूड बनकर के एक प्लांट पार्ट से दूसरे पार्ट में जाता है तो सुक्रोज के फॉर्म में होता है। लेकिन जब वही फूड प्लांट के स्टोरेज पार्ट में स्टोर होता है तब वो स्टार्च के फॉर्म में होता है। क्यों ऐसा होता है बताएंगे आपको, ठीक है ना। लेकिन इन्हें ये बताया कि जहां फूड बनता है
है ना, फूड बनता है, वो एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम क्लोरोप्लास्ट होता है। और ये वही स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ग्रीन कलर के पिगमेंट रहते हैं जो लाइट को कैप्चर करते हैं, लाइट को हार्वेस्ट करते हैं। यानी एक स्पेशल बॉडी है प्लांट सेल के अंदर जिसके अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट है, क्लोरोफिल है, उस बॉडी का नाम क्लोरोप्लास्ट है। और इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है जहां भोजन बनता है। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं? इतनी सारी बातें बताई थी। एक साइंटिस्ट हैं जूलियस वॉन सैक, आइए देखते हैं उनके बारे में। ध्यान दीजिए सभी लोग, जूलियस वॉन सैक ने क्या कहा। जूलियस वॉन सैक, इनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, इनके पहले किसी ने यह नहीं बताया था कि भोजन बनता किस फॉर्म में है, भोजन ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में होता है, भोजन स्टोर किस फॉर्म में। इन्होंने मेन फोकस दो पे, बनता किस फॉर्म में और बनता किस फॉर्म में और स्टोर किस फॉर्म में, इस बात पे फोकस किया इन्होंने। इन्होंने बताया कि व्हेन प्लांट्स अंडरगोज, या ऐसा कह सकते हैं सीधा, when plant grows then form food as glucose and which stored as स्टार्च। ये बताया इन्होंने कि प्लांट में जब ग्रोथ होती है तब वो भोजन बनाते हैं। वो भोजन बनता किस फॉर्म में है? ग्लूकोज की फॉर्म में। वो स्टोर किस फॉर्म में होता है? स्टार्च के फॉर्म में। इतनी बात इन्होंने बताई। ठीक है, अब अगला बात बताता हूं। जो फूड बनता है, फूड का प्रोडक्शन किस फॉर्म में होता है? फूड प्रोडक्शन प्लांट में कैसे होता है? ध्यान रखना, एज ग्लूकोज। भोजन बनता ग्लूकोज के फॉर्म में है। फूड का स्टोरेज किस फॉर्म में होता? ध्यान दीजिएगा, फूड स्टोरेज एज स्टार्च। अब स्टार्च जानते कि नहीं जानते, ये भी एक समस्या है। और उसके बाद फूड का ट्रांसफर वन प्लांट पार्ट टू अदर पार्ट एज सुक्रोज। ध्यान रखो बेटा, सुक्रोज। ये ग्लूकोज हमारा सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, मोनोसैकेराइड बोलते हैं इसको, मोनोसैकेराइड। 6 कार्बन का है इसलिए हम इसको हेक्सोज कहते हैं। हेक्सोज 6 कार्बन है क्या ना, इसलिए हेक्सोज। जो स्टार्च है हमारा, ये ग्लूकोज का पॉलीमर, इसमें ओनली ग्लूकोज होता है, तो ये जाएगा होमो पॉलीसैकेराइड। ध्यान रखना, होमोपोलीसैकेराइड। और सुक्रोज होता है हमारा डाइसैकेराइड। कैसा होता है बेटा? डाइसैकेराइड। सुक्रोज होता है डाइसैकेराइड। शुगर जिसे बोलते हैं, साखर मराठी बोलते हैं इसको, सुक्रोज चीनी है ना। इसमें 2 कंपोनेंट आते हैं, इसमें 2 कंपोनेंट होते हैं, इसके 2 कंपोनेंट होता है। एक तो ग्लूकोज होता है और दूसरा फ्रक्टोज होता है। एक तो ग्लूकोज होता है और दूसरा फ्रक्टोज होता है। ठीक है, तो अब यहां बनता ग्लूकोज है, ट्रांसपोर्ट सुक्रोज है और स्टोर स्टार्च है। यहां मेन क्वेश्चन ये है कि ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज क्यों नहीं स्टोर होता है? स्टार्च स्टोर होता है, क्यों भाई? आइए देखते हैं इसके बारे में बात। देखो, जो हमारा ग्लूकोज है, ग्लूकोज वाटर सोल्यूबल होता है, पानी में घुल जाता है, वाटर सोल्यूबल है, हाईली रिएक्टिव है, केमिकली रिएक्टिव होता है, ये हाईली रिएक्टिव है एंड ऑस्मोटिकली एक्टिव कंपाउंड है, एंड ऑस्मोटिकली एक्टिव कंपाउंड है।
एक्टिव कंपाउंड। इसलिए इसको स्टोर कर पाना थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि जब इसको स्टोर करेंगे तो वाटर डिजोल्व करेगा और अपने आसपास की सेल से, नेबरिंग सेल से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा और अपनी सेल को बढ़ा लेगा, बाकी सेल को श्रिंक कर देगा। इसलिए सिस्टम में प्रॉब्लम हो जाएगी, मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाएगी। इसलिए ग्लूकोज को स्टोर नहीं कर सकते। फिर स्टार्च को स्टोर क्यों? हाँ, स्टार्च करते हैं। देखिए, जो स्टार्च होता है ये वाटर सोल्यूबल था, ये वाटर इनसोल्यूबल है, उल्टा है बिल्कुल, वाटर इनसोल्यूबल, रिएक्टिव नहीं, स्टेबल, रिएक्शन करेगा ही नहीं, करेगा ही नहीं, और ऑस्मोटिकली एक्टिव नहीं, ऑस्मोटिकली इनएक्टिव कंपाउंड है, जिसकी वजह से स्टोर करना इसको आसान हो जाएगा। ऑस्मोटिकली इनएक्टिव है ये, ऑस्मोटिकली इनएक्टिव है ये, इनएक्टिव कंपाउंड, इसलिए इसको स्टोर करना इजी होगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? ये बात बताई किसने? जूलियस बॉर्नसैक ने। आगे जूलियस बॉर्नसैक ने ही कहा कि जो हमारी प्लांट सेल होती हैं इनमें एक स्पेशल बॉडी होती है, इन प्लांट सेल, ठीक है ना। इन्होंने ही कहा इन प्लांट सेल्स हैविंग a special body, having a special body in which green pigment, in which green pigment, in which green pigment chlorophyll, in which green pigment chlorophyll present. दिस स्पेशल बॉडी क्या है? दिस स्पेशल बॉडी, दिस स्पेशल बॉडी इज डबल मेम्ब्रेनस, डबल मेम्ब्रेनस, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। इसका नाम क्या दिया इन्होंने? क्लोरोप्लास्ट नाम दिया। ध्यान दीजिए क्या बताया गया। जूलियस बॉर्नसैक ने ही यह बात बताई है कि जो हमारे प्लांट सेल्स होते हैं, इन प्लांट सेल में एक स्पेशल बॉडी होती है जिसमें ग्रीन पिगमेंट रहता है, और उस ग्रीन पिगमेंट का नाम क्या है बेटा? क्लोरोफिल। क्या नाम है? क्लोरोफिल। ये जो स्पेशल बॉडी है वो डबल मेम्ब्रेन वाला स्ट्रक्चर है और उसका नाम क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। इतनी बात बताई जूलियस बॉर्नसैक ने। ये जो क्लोरोफिल है ना, यही लाइट को कैप्चर करता है, लाइट को हार्वेस्ट करता है, तब जाकर के उस लाइट एनर्जी को एटीपी में कन्वर्ट करता है और फिर जाकर के वो एटीपी हमारी ग्लूकोज बनाने के लिए यूटिलाइज होती है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर? इस तरीके से जूलियस बॉर्नसैक का एक्सपेरिमेंट भी हो गया। इसके बाद अगला एक्सपेरिमेंट आया कि भाई ग्रीन प्लांट्स, लाइट तो पड़ गई, सब तो पता चल गया कि फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 चाहिए, वाटर चाहिए, लाइट चाहिए, पिगमेंट चाहिए, ये सब सेटअप बन गया। और बनेगा क्या? ग्लूकोज बनेगा, है ना, वाटर बनेगा और ऑक्सीजन गैस बनेगी। ठीक है, मान लिया। अब लाइट तो कई सारी है ना, बहुत सारी, क्योंकि हम जो लाइट देखते हैं वो बिबिग्योर 380 नैनोमीटर से लेकर के 760 नैनोमीटर तक की वेवलेंथ की लाइट को देखने के लिए हमारी आंखें कैपेबल है। लेकिन क्या सारी लाइट फोटोसिंथेसिस करती है? नहीं, सारी लाइट फोटोसिंथेसिस के लिए सुटेबल नहीं होती है। इसमें से कुछ रेंज ही फोटोसिंथेसिस के लिए सुटेबल है, जिसकी वैल्यू है 400 टू 700 नैनोमीटर, और इस रेंज को हम बोलते हैं फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, यानी PAR, पार बोलते हैं, जिसकी वैल्यू क्या होती है? 400 से लेकर के 700 नैनोमीटर लैम्डा की वैल्यू है, वेवलेंथ है। ओके, चलिए, तो फिर इस वेवलेंथ में कौन सा रेडिएशन ज्यादा बेस्ट है, कौन सा रेडिएशन कम बेस्ट है, कहां पे O2 ज्यादा बनती है, कहां पे O2 कम बनती है? जहां O2 ज्यादा बनेगी वहां CO2 का फिक्सेशन ज्यादा होगा, वहां ग्लूकोज ज्यादा बनेगा, वही लाइट बेस्ट लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस होगी। जहां O2 कम बनेगा
या नहीं बनेगा या बहुत कम बनेगा, वो बैड लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस होगी। तो आप जानते हैं लाइट को हम जब स्पेक्ट्रम में अरेंज करते हैं तो विवग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ऐसे आप रेड तक जाते हैं, है ना। वेवलेंथ धीरे धीरे हमारी वॉयलेट से रेड तक इंक्रीज होती है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है, लाइट इंटेंसिटी डिक्रीज होती है। उसी तरीके से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी हमारी वॉयलेट से रेड तक डिक्रीज करेगी। क्लियर है? कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब इसी पे कि कौन सी लाइट गुड है, कौन सी लाइट बैड है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक साइंटिस्ट हैं T.W. एंगलमैन। उन्होंने लाइट का एक्शन स्पेक्ट्रम फर्स्ट टाइम बताया लाइट के लिए, ठीक है ना। जो एक्शन स्पेक्ट्रम है पहली बार जो एक्सप्लेन किया वो कौन थे? T.W. एंगलमैन, अपने एक्सपेरिमेंट से। आइए उन्हीं के एक्सपेरिमेंट को हम जानेंगे, जान लीजिए। अगला एक्सपेरिमेंट है बेटा हमारा T.W. एंगलमैन। T.W. एंगलमैन एक्सपेरिमेंट, T.W. एंगलमैन एक्सपेरिमेंट। इन्होंने फर्स्ट लाइट एक्शन स्पेक्ट्रम तैयार किया, प्रिपेयर किया था। फाइंड आउट किया या प्रिपेयर किया की बात होगी, और फाइंड आउट किया ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इन्होंने पहली बार लाइट का एक्शन स्पेक्ट्रम फाइंड आउट किया। एक्शन स्पेक्ट्रम फाइंड आउट किया। कैसे किया? देखो इन्होंने क्या किया, ठीक है ना। क्या किया इन्होंने बैक्टीरिया लिए, एरोबिक बैक्टीरिया। कौन से लिए? टेक सस्पेंशन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया, इन्होंने एक सस्पेंशन लिया जिसमें बैक्टीरिया कैसे थे? एरोबिक, मतलब वो बैक्टीरिया थे जो O2 लेते हैं, O2 की प्रेजेंस में सर्वाइव करते हैं, ठीक है ना। सस्पेंशन मतलब एक कल्चर लिया, सॉल्यूशन लिया, एरोबिक बैक्टीरिया। इसका मतलब क्या हुआ? टेक O2, ये बैक्टीरिया O2 लेंगे। दूसरा और क्या लिया इन्होंने? उसके बाद क्या इन्होंने? लाइट पास की थ्रो प्रिज्म, प्रिज्म से लाइट पास की एंड फाइंड आउट स्पेक्ट्रम, और तब इन्हें लाइट का एक स्पेक्ट्रम मिला, उसमें विविग्योर मिल गया उनको, ठीक है। अब उसमें से ये जो लाइट है हमारी, डिफरेंट कलर की लाइट, उसी एरोबिक बैक्टीरिया के ऊपर डाली, या ऐसे कह सकते हैं उसी स्पेक्ट्रम के सामने एरोबिक बैक्टीरिया का सस्पेंशन रख दिया, प्लेस कर दिया। प्लेस करने के बाद कुछ समय के बाद देख रहे हैं कि जो ब्लू कलर की लाइट जहां पे पड़ रही है, रेड कलर की लाइट जहां पे पड़ रही है, वहां पर एरोबिक बैक्टीरिया बहुत ज्यादा इकट्ठे हो जा रहे हैं। बाकी कलर की लाइट में बैक्टीरिया बहुत कम है, और ग्रीन में तो बिल्कुल है ही नहीं। ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। क्या बताया? लेकिन कैसे ये लाइट डाले, ठीक है, कैसे? अब यहां एक O2 बनाएगा कौन? एक प्लांट भी तो चाहिए। एक एल्गी थी, क्लेडोफोरा, और क्या लिया? ध्यान दीजिएगा, एक्सपेरिमेंट, एक एल्गी लिया, एल्गी भी दिया था, ग्रीन एल्गी, जिसका नाम है ग्रीन एल्गी। उस एल्गी का नाम है क्लेडोफोरा। 3 चीजें ली, ध्यान रखना। एक क्या था? एरोबिक बैक्टीरिया, दूसरा प्रिज्म के द्वारा लाइट पास की गई तो स्पेक्ट्रम, और तीसरा क्लेडोफोरा। अब उन्होंने ये स्पेक्ट्रम की लाइट क्लेडोफोरा के ऊपर डाली, और क्लेडोफोरा बैक्टीरिया के सस्पेंशन में है। अब उसमें बैक्टीरिया भी हैं, तो क्लेडोफोरा फोटोसिंथेसिस करेगी, कहीं ज्यादा होगी, कहीं कम होगी, लाइट की वेवलेंथ के बेस पर, लाइट की क्वालिटी के बेस पर। जहां फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगी वहां O2 ज्यादा बनेगा, जहां O2 ज्यादा बनेगा वहां एरोबिक बैक्टीरिया ज्यादा जमा होंगे। पता चलेगा यहां पर किस कलर की लाइट बेस्ट लाइट है और किस कलर की लाइट
बैड लाइट है फॉर फोटोसिंथेसिस। चलिए देखिए, एक हाइपोथेटिकल डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश की जाती है, ध्यान दीजिए आप लोग। मान लीजिए ये कोई एक सस्पेंशन है, आपने लिया इस तरीके से, सपोज दिस इज द सस्पेंशन, इसमें आपने सस्पेंशन लिया, इस तरीके से कोई सस्पेंशन है, और इसके अंदर आपने कोई एक ग्रीन एल्गी क्लेडोफोरा, मान लीजिए इस तरीके से, ये मान लीजिए कोई एक ग्रीन एल्गी क्लेडोफोरा ऐसे है, इस तरीके से, ये तो प्लांट बन गया है, एक मिनट, मान लीजिए इस तरीके से ग्रीन एल्गी क्लेडोफोरा, इस तरीके से मान लीजिए ऐसे इसके फिलामेंट पड़े हुए हैं, ऐसे ये ग्रीन एल्गी है, मान लीजिए ये ग्रीन एल्गी क्लेडोफोरा है, इसका नाम है क्लेडोफोरा, याद रखिएगा क्लेडोफोरा है। ओके, ये जो ग्रीन एल्गी क्लेडोफोरा है, अब इसके ऊपर हमें लाइट देनी है। ये देखिए इस तरीके से यहां पर हमने प्रिज्म रख दिया है, इसे मान लीजिए इस तरीके से ये प्रिज्म है, सपोज इस तरीके से ये प्रिज्म है। ओके, ये क्या हो गया, प्रिज्म हो गया। ओके, अब इधर से लाइट पास की जाएगी, ये देखो इधर से लाइट आ रही है, इधर से लाइट जा रही है, ये इधर से लाइट आ रही है। ओके, अब यही लाइट हमारे इस तरीके से इधर, इस तरीके से, इस तरीके से, ये लाइट डिफरेंट तरीके की लाइट हमारी जा रही है, डिफरेंट तरीके से चली जाएगी। आई बात समझ में, कल्चर में जाएगी। हाँ ध्यान दीजिएगा कैसे, मान लीजिए इस तरीके से V हो गई है, I हो गई है, B हो गई है, G हो गई है, Y हो गई है, O हो गई है, R, B और हो गई। आई बात समझ में, लेकिन ध्यान रखना जो फोटोसिंथेसिस होने वाली हमारी ये जो लाइट है, ब्लू वाली लाइट इधर पड़ेगी, रेड वाली लाइट इधर पड़ेगी, बाकी भी हमारी लाइट पड़ेंगी कहीं ना कहीं, ग्रीन वाली लाइट यहाँ पर पड़ेगी, ऐसे येलो वाली लाइट यहाँ पर पड़ेगी, ऑरेंज लाइट यहाँ पर पड़ेगी, इसी तरीके से लाइट हमारी पड़ेगी एल्गी के ऊपर, डिफरेंट डिफरेंट तरीके की। अब यहां पर जो बैक्टीरिया है, मान लीजिए ये येलो पॉइंट से मैं बैक्टीरिया दिखा रहा हूं, सपोज अब यहां पर जो बैक्टीरिया येलो पॉइंट से है मैं दिखा रहा हूं, मान लीजिए, तो ये ज्यादातर बैक्टीरिया हमारे कहां इकट्ठे हो गए, जहां पर ब्लू लाइट है वहां पर बैक्टीरिया बहुत है, जहां पे रेड है वहां पर बैक्टीरिया बहुत है, और बाकी में बहुत कम, और ग्रीन में तो बिल्कुल है ही नहीं, मान के चलो। ये ऐसा हो गया, ये एक्सपेरिमेंट है इनका, ध्यान दीजिएगा। इसके अंदर क्या रखा मैंने, ये येलो कलर के दिखा रहा हूं, ये है एरोबिक बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया। अब जो एरोबिक बैक्टीरिया ये डिटेक्ट करेंगे, क्योंकि उन्हें O2 चाहिए, उन्हें डिटेक्ट करेंगे, डिसाइड करेंगे कि O2 बन कहां ज्यादा रही है, जहां O2 ज्यादा बनेगी वहीं ये बैक्टीरिया जा जाकर के इकट्ठे हो जाएंगे, जा जाके इकट्ठे हो जाएंगे। तो देख रहे हैं आप, रेड रीजन में बैक्टीरिया सबसे ज्यादा आ रहे हैं, ब्लू रीजन में बैक्टीरिया सबसे ज्यादा आ रहे हैं, बाकी जगह बैक्टीरिया हैं बट कम है, और ग्रीन में तो है ही नहीं, एब्सेंट। इसका मतलब यह हुआ कि ब्लू लाइट इज द बेस्ट लाइट एंड रेड लाइट इज द बेस्ट लाइट, बाकी सब में भी होगी बट रेट कम होगी, और ग्रीन इज द बैड लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। इस एक्सपेरिमेंट से हमें यह पता चला कि कौन सी लाइट, किस कलर की लाइट फोटोसिंथेसिस के लिए अच्छी लाइट है और कौन सी लाइट फोटोसिंथेसिस के लिए खराब लाइट है। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं? आइए इस एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन करते हैं। कंक्लूजन क्या आया इस एक्सपेरिमेंट से? ठीक है, यहां क्वालिटी ऑफ लाइट चेकअप किया गया, ठीक है ना। ब्लू एंड रेड लाइट is good light for photosynthesis, good light for photosynthesis, ठीक है ना। तो यहां पे क्या होगा, मैक्सिमम होगी फोटोसिंथेसिस, एंड डन मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस यही होती है, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस पीएचएस लिखते हैं, क्लियर। उसके बाद जो रेड, जो हमारी ग्रीन लाइट है, सॉरी कौन सी होगी, ग्रीन लाइट, ग्रीन लाइट इज बैड लाइट, बैड लाइट फॉर
फोटोसिंथेसिस। इस एक्सपेरिमेंट से हमारा लाइट का क्वालिटी भी आइडेंटिफाई हो गया। बोलो समझ में आ गया कि नहीं? ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके बाद अभी वैन नील का एक्सपेरिमेंट बचा हुआ, वो करेंगे हम लोग अगले टर्न पर। आज के लिए इतना है। ओके, थैंक यू।